सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म 300 का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फिल्म का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, पहले पार्ट के अंत में हमने देखा था कि किंग जर्सीस की सेना ने लियोनाइडस और उसके 300 जाबाज सैनिकों को मार दिया है। अब जर्सीस घोड़े पर सवार होकर आता है और लियोनाइडस का सर कलम कर देता है। वहीं स्पार्टा में क्वीन गोर्गो अपने सैनिकों को किंग जर्सीस का इतिहास बता रही है और फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर 10 साल पहले खतरनाक जंग बैटल ऑफ मैराथन हुई थी। उस जंग में जर्सीस के पिता किंग डेरियस अपनी विशाल फारसी सेना के साथ एथेंस पर हमला करता है और उसके सामने है एथेंस की सेना का सेनापति थेमिस्टोकल्स। जैसे ही फारसी सेना अपने विशाल जहाजों से उतरकर जमीन पर कदम रखती हैं, तभी उन पर एथेंस भीषण हमला करते हैं। दोस्तों, ये हमला इतना भयानक था कि फारसियों को संभलने का भी वक्त नहीं मिला। वे अपने हथियार उठाए उससे पहले ही मार दिए गए और युद्ध की ये रणनीति बनाई थी एथेंस सेनापति थेमिस्टोकल्स ने। किंग डेरियस की सेना में अफरा तफरी मची हुई है। तभी थेमिस्टोकल्स दूर से किंग डेरियस को देखता है और उसके नजदीक पड़ा धनुष उठाकर डेरियस को निशाने पर लेता है। दूर से डेरियस का बेटा जर्सीस अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक थेमिस्टोकल्स का तीर डेरियस के सीने में घुस जाता है। जर्सीस अपने पिता को संभालता है और थेमिस्टोकल्स की ओर देखता है। दोस्तों, यहाँ पर थेमिस्टोकल्स को रियलाइज होता है कि उसे डेरियस को नहीं बल्कि जर्सीस को मारना चाहिए था, क्योंकि उसने जर्सीस की आंखों में अपना काल देख लिया था। जिसके बाद किंग डेरियस को अपने राज्य में वापस लाया जाता है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी उसे मिलने आर्टेमिसा आती है, जो बेहद ही खूंखार योद्धा और फारसी सेना की सेनापति है। जर्सीस भी वहां होता है। मरते वक्त किंग डेरियस अपने बेटे जर्सीस से कहता है कि मेरी गलतियों को कभी दोहराना मत, क्योंकि यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। जिसके बाद आर्टेमिसा किंग डेरियस के सीने में से तीर निकाल लेती है और किंग डेरियस की मौत हो जाती है। अगले 7 दिन तक जर्सीस अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाता है। जिसके बाद आर्टेमिसा उसके पास आती है और कहती है कि उसके पिता के अंतिम शब्द चेतावनी नहीं बल्कि चुनौती थे। अगर सिर्फ देवता ही यूनानियों को हरा सकते हैं तो जर्सीस को देवता बनना होगा। अब आर्टेमिसा पूरी दुनिया से तांत्रिक, काला जादू करने वाले जादूगरों और फकीरों को बुलाकर उनसे मदद मांगती है। जिसके बाद जर्सीस को रेगिस्तान में भेज दिया जाता है। वो कई महीनों तक रेगिस्तान में भटकता हुआ भूखा प्यासा एक तांत्रिक की गुफा में पहुंचता है। वो बिना आत्मा और दृष्टि वाले खोखले लोगों के सामने से गुजरता है। उस अंधेरे में जर्सीस खुद को शैतानी ताकतों को पूरी तरह समर्पित कर देता है और जब वो बाहर आता है तब उसमें जर्सीस का कोई भी अंग नहीं था। उसकी आंखों में दहकते हुए अंगारे थे। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह साफ लेकिन इंसानियत से खाली था। जर्सीस ने देवता के रूप में पुनः जन्म ले लिया था। इसी दौरान आर्टेमिसा जर्सीस के सभी सलाहकारों और साथियों को मार देती है। जर्सीस अपने राज्य वापस आता है और अपनी जनता के सामने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध की घोषणा करता है। जिसके बाद जर्सीस युद्ध के लिए निकलता है। वो जमीन के रास्ते अपनी सेना लेकर जाता है और नौसेना की कमान आर्टेमिसा संभालती है। वहीं एथेंस में फारसी सेना का मुकाबला करने के लिए थेमिस्टोकल्स अपनी नेवी को तैयार करता है। थेमिस्टोकल्स कहता है कि वो स्पार्टन की मदद मांगने जाएंगे। जिसके बाद थेमिस्टोकल्स किंग लियोनाइडस की मदद मांगने स्पार्टा आता है, जहां क्वीन गोर्गो उसे बताती है कि किंग लियोनाइडस अपने जाबाज सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वो एथेंस के साथ मिलकर नहीं लड़ सकते। अब थेमिस्टोकल्स वापस आके अपने गुप्तचरों से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि आर्टेमिसा जंगी जहाजी बेड़े के साथ उन पर हमला करने की तैयारी में है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि आर्टेमिसा को ग्रीक से इतनी खुन्नस क्यों है। थेमिस्टोकल्स बताता है कि जब आर्टेमिसा छोटी थी तब ग्रीक में एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों ने आर्टेमिसा के सामने उसके माता पिता को बेरहमी से मार दिया और आर्टेमिसा को अपने साथ ले गए। उसे कई बार सेक्सुअली अब्यूज भी किया गया। एक वक्त आता है जब आर्टेमिसा की हालत बेहद खराब होती है, तब वे उसे मरने के लिए फेंक देते हैं। अपनी आखिरी सांसें गिन रही आर्टेमिसा पर एक फारसी योद्धा की नजर पड़ती है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और तलवारबाजी सिखाता है। बड़ी होते होते आर्टेमिसा एक होनहार योद्धा बन जाती है। फिर वो किंग डेरियस के लिए कई युद्ध लड़ती है और डेरियस के दुश्मनों के सिर काटकर उसके सामने पेश करती है। आर्टेमिसा की बहादुरी से प्रभावित होकर किंग डेरियस उसे अपना सेनापति बनाता है। अब आर्टेमिसा ने ही किंग जर्सीस को यूनान पर हमला करने के लिए तैयार किया है।
युद्ध के लिए थेमिस्टोकल्स तैयारी शुरू करता है, लेकिन फारसियों के सामने उनका जहाज बेड़ा काफी छोटा है। थेमिस्टोकल्स को यह पता है कि फारसी नेवी के जहाज बड़े और दोनों तरफ से मजबूत हैं, लेकिन जहाज का बीच का हिस्सा इतना मजबूत नहीं है। कुछ ही वक्त में हम देखते हैं कि आर्टेमिसिया कई जंगी जहाज हमला करने के लिए भेजती है। थेमिस्टोकल्स भी अपने जहाजों के साथ तैयार है। वे फारसी जहाजों के बीचों बीच अपने जहाजों से टक्कर मारते हैं और वे बड़े जहाज टूटकर समंदर में डूबने लगते हैं। कई जहाज डूबने के बाद आर्टेमिसिया के जहाज पीछे हट करते हैं, यानी कि पहले दिन की जीत थेमिस्टोकल्स की सेना के नाम होती है। अपने जहाजों को वापस आता देख आर्टेमिसिया काफी गुस्सा होती है और इस हमले की अगुवाई करने वाले सेनापति को लोहे की जंजीरों से बांधकर समुद्र में फेंक देने का आदेश देती है। अगले दिन आर्टेमिसिया का एक और जहाजी बेड़ा हमले के लिए जाता है। वहीं थेमिस्टोकल्स भी अपने जहाजों के साथ उनका इंतजार कर रहा है। जब दुश्मन जहाज नजदीक आते हैं तब थेमिस्टोकल्स अपने जहाजों को पीछे ले जाने का आदेश देता है। अब आर्टेमिसिया के जहाज उनका पीछा कर रहे हैं, यह सोचकर कि एथेंस की सेना भाग रही है, लेकिन यह थेमिस्टोकल्स की चाल होती है। वहां पर घना कोहरा है और कोहरे के बीच उनके पीछे आ रहे जहाजों को कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद आर्टेमिसिया के जहाज चट्टानों से टकराने लगते हैं और दो चट्टानों के बीच पहले से रखे एक जहाज से टकराकर सभी जहाज रुक जाते हैं। थेमिस्टोकल्स की सेना को इसी वक्त का इंतजार था। अब चट्टानों से सैनिक दुश्मनों के जहाज पर हमला करके कई सैनिकों को मार देते हैं। जंग के दूसरे दिन भी आर्टेमिसिया की सेना की हार होती है। आर्टेमिसिया ग्रीक कमांडर थेमिस्टोकल्स की रणनीति से काफी प्रभावित होती है और वो उसे मिलने के लिए बुलावा भेजती है। थेमिस्टोकल्स के आते ही वो उसे लेकर अपने निजी कमरे में जाती है। आर्टेमिसिया कहती है कि पहली दो लड़ाई तुम जीत गए, लेकिन फारसियों को हराने के लिए तुम्हें ऐसी हजारों लड़ाइयां जीतनी होगी। फिर वो थेमिस्टोकल्स से कहती है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। थेमिस्टोकल्स जवाब देता है कि वो सिर्फ एथेंस के लिए लड़ता है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोकल्स को ऑफर देती है कि अगर वो उसके साथ जुड़ जाए तो फारस की सेना का सेनापति बन जाएगा। आर्टेमिसिया उसे काफी लालच देती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी थेमिस्टोकल्स के हवाले कर देती है। फिर भी थेमिस्टोकल्स नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब थेमिस्टोकल्स ने आर्टेमिसिया के घमंड पर वार किया था, इसलिए वो आते ही अपने सैनिकों से कहता है कि आर्टेमिसिया अब तक का सबसे भीषण हमला करेगी, इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा। और ऐसा ही होता है। आर्टेमिसिया खुद इस हमले की अगुवाई करती है और अपने सबसे खतरनाक जहाजी बेड़े के साथ थेमिस्टोकल्स को चुनौती देती है। हम देखते हैं कि एक विशाल जहाज में से थेमिस्टोकल्स के जहाजों के आसपास टार जैसा केमिकल डाला जाता है। ये बहुत ही ज्वलनशील है। साथ ही वो अपने सुसाइड स्क्वाड के सैनिकों को भी अपनी पीठ पर टार के साथ भेजती है। अब आर्टेमिसिया एक जलता हुआ तीर फेंक कर आग लगा देती है। समुद्र में भयानक ज्वाला दहक रही है। कई सैनिक मारे जा रहे हैं। टार फेंकने वाले विशाल जहाज से एक फारसी सैनिक लगातार आग लगा रहा है। तभी उसे एक तीर लगता है, जिससे वो खुद जलता हुआ अपने जहाज से नीचे गिरता है, जो कि टार फेंक रहा है। इस वजह से उसके जहाज में भी आग लग जाती है और भीषण धमाका होता है। तभी एक सैनिक अपनी पीठ पर टार के साथ थेमिस्टोकल्स के जहाज पर चढ़ जाता है, जिसे देखकर आर्टेमिसिया एक जलता हुआ तीर उसकी पीठ पर मारती है। थेमिस्टोकल्स सभी को जहाज से कूदने के लिए कहता है। तभी जोरदार ब्लास्ट होता है और जहाज चकनाचूर हो जाता है। कई सैनिक मारे जाते हैं। थेमिस्टोकल्स भी पानी में अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज की जंग में आर्टेमिसिया ने एथेंस की सेना का लगभग सफाया कर दिया है। थेमिस्टोकल्स जब होश में आता है तो अपने आप को समुद्र किनारे पाता है। अब उसके कुछ ही सैनिक बचे हैं। समुद्र में जलते हुए अपने सैनिकों को देख थेमिस्टोकल्स सहम जाता है। इसी बीच जमीन के रास्ते जाते हुए जर्सिस की सेना ने स्पार्टा के किंग लियोनाइडस और उसके 300 सैनिकों को मार दिया है। अब जर्सिस एथेंस की ओर बढ़ रहा है। यह खबर थेमिस्टोकल्स तक पहुंचती है और उसे लगता है कि यह पूरे यूनान के लिए संकट का समय है और यही वक्त है सबको एक होकर लड़ने का। वो अपने साथियों से कहता है कि किंग लियोनाइडस और उनके सैनिकों की शहीदी की बात हर जगह पहुंचाओ। और फिर थेमिस्टोकल्स अपने सैनिकों के साथ एथेंस वापस आ जाता है, जहां एफियाल्टिस लियोनाइडस की तलवार के साथ किंग जर्सिस का संदेशा लेकर आया है। जर्सिस का संदेश है कि सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी लियोनाइडस जैसा होगा। जवाब में थेमिस्टोकल्स कुबड़े एफियाल्टिस को कहता है कि किंग जर्सिस से कहना कि यूनानी अपनी मौत तक लड़ेंगे। जिसके बाद थेमिस्टोकल्स किंग लियोनाइडस की तलवार लेकर स्पार्टा आता है और क्वीन गोर्गो से एक बार फिर मदद मांगता है। क्वीन गोर्गो अपने पति लियोनाइडस और जाबाज सैनिकों के बलिदान से शोक में है। वो थेमिस्टोकल्स से कहती है कि वो स्पार्टा के किसी भी पति, पिता और बेटों को युद्ध में नहीं भेजेगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है।
तभी जाते वक्त थेमिस्टोकल्स किंग गोर्गो को लियोनाइडस की तलवार देकर कहता है कि उन्हें बदला लेना चाहिए। वहीं जर्सिस एथेंस पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो किंग लियोनाइडस का कटा हुआ सिर लेकर एथेंस आता है और वहां पर सब कुछ जला देता है। जिसके बाद जर्सिस और आर्टेमिसिया मिलकर आगे की प्लानिंग करते हैं। तभी वहां पर एफियाल्टिस आता है और कहता है कि थेमिस्टोकल्स जिंदा है और वे लोग फिर से समुद्र में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ जहाज हैं। ये सुनकर आर्टेमिसिया काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि वो अभी जाकर एथेनियंस को ख़त्म कर देगी। वो वहाँ से जा रही होती है, तभी किंग जर्सिस उसे रोकता है और कहता है कि हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आर्टेमिसिया जर्सिस की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। वहीं थेमिस्टोकल्स अपने सैनिकों को लड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन अपने साथी सैनिकों की मौत से बाकी बचे सैनिक काफ़ी दुखी और निराश हैं। तभी थेमिस्टोकल्स कहता है कि अगर उसके साथ कोई नहीं आया तो वो अपने भाइयों की मौत का बदला लेने अकेला जाएगा। जिसके बाद सभी सैनिक लड़ने के लिए उसके साथ आते हैं। अब आर्टेमिसिया अपने खूंखार सैनिकों के साथ जहाज पर सवार होती है। वहीं थेमिस्टोकल्स भी इस युद्ध के लिए अलग से रणनीति बनाता है, जिसके तहत वो सीधा आर्टेमिसिया के साथ लड़ेगा और उसे मार देगा, जिससे उसकी विशाल सेना किसी काम की नहीं रहेगी। अब दोनों सेना के जहाज आमने सामने टकराते हैं और आर्टेमिसिया अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर एथेंस के सैनिकों को मारना शुरू करती है। इस भीषण जंग में कई सैनिक मारे जाते हैं। थेमिस्टोकल्स जहाज में से अपने घोड़े पर सवार होकर आर्टेमिसिया के जहाज पर कूदता है, जहां वो आर्टेमिसिया के सभी सैनिकों को बर्बरतापूर्वक मार देता है। अब दोनों योद्धाओं के बीच खूंखार जंग होती है। आर्टेमिसिया शुरू में थेमिस्टोकल्स पर हावी हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों योद्धा अपनी तलवार एक दूसरे के गले पर रख देते हैं। तभी हम देखते हैं क्वीन गोर्गो को, जो ग्रीक के जंगी जहाजी बेड़े के साथ वहां पर आती है, जिसमें यूनान के कई राज्य की सेना भी शामिल है। थेमिस्टोकल अब कहता है कि वो उसकी शर्त नहीं मानेगा और अब आर्टेमिसिया की बारी है सरेंडर करने की, लेकिन आर्टेमिसिया उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ लड़ती है। तभी थेमिस्टोकल्स अपनी तलवार आर्टेमिसिया के आर पार कर देता है। वहीं क्वीन गोर्गो भी अपनी सेना के साथ फारसी सेना पर टूट पड़ती है। किंग जर्सिस दूर पहाड़ी पर से अपनी सेना को हारता हुआ देख वहां से चला जाता है। अब क्वीन गोर्गो और थेमिस्टोकल्स की सेना साथ मिलकर फारसी सेना को हरा देती है। इसी के साथ ये स्टोरी का दूसरा पार्ट समाप्त हो जाता है और अब हमें और आप सभी व्यूअर्स को इंतजार है इस स्टोरी के तीसरे पार्ट का, जिसमें देवता का दर्जा पा चुके किंग जर्सिस और यूनान की फौज का आमना सामना होगा। तो दोस्तों, ये था फिल्म 300 का दूसरा पार्ट। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।